आदर्श की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम महत्वपूर्ण प्रश्न लिख रहे थे। हमने काफ़ी संख्या में महत्वपूर्ण प्रश्न लिखे हैं। सभी प्रश्नों को आपको एक साथ एक ही स्थान पर नोट करते रहना है और साथ साथ में उनके आंसर भी नोट करते रहना है। और अब हम साथ साथ में यूनिट भी स्टार्ट करेंगे और साथ साथ में हम महत्वपूर्ण प्रश्न भी लिखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न अभी समाप्त नहीं हुए हैं, हम और लिखेंगे और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लिखने के बाद सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित किसी भी प्रकार की आप अपनी समस्या समाधान भी कर सकते हैं। हम अगली यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। हेडिंग लगाइए, स्थायी तथा अस्थायी धारा। स्थायी तथा अस्थायी धारा और इसी में साथ में ही टॉपिक है सातत्य का समीकरण व सातत्यता का समीकरण। हेडिंग लगाइए, स्थायी तथा अस्थायी धारा व सातत्यता का समीकरण। देखिए, हम जानते हैं किसी भी चालक में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। हम किसी भी चालक को ले सकते हैं और उस चालक में हम पाते हैं कि उसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि चालक के सिरों पर हम विभवांतर लगाएं, वोल्टेज आरोपित करें, तो विद्युत क्षेत्र के कारण स्वतंत्र आवेश एक बल का अनुभव करेंगे तथा बल के प्रभाव में रेखीय गति करेंगे एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर। इस गति का कारण हम ये बताते हैं कि परिपथ में धारा बहती है, यानी इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव हो रहा है, तो हम ये कहते हैं कि इसका कारण है कि परिपथ में या चालक में धारा प्रवाहित हो रही है। यदि दिए गए अनुप्रस्थ काट में से t समय में q आवेश प्रवाहित हो तो ये माना गया कि प्रति सेकंड आवेश प्रवाह की मात्रा ही धारा होती है। हम कक्षा 10 से पढ़ रहे हैं I बराबर Q बटा T या I बराबर dQ अपॉन dt। यहाँ तक हम सभी नोट करेंगे। इसकी भूमिका है, हम जानते हैं किसी भी चालक में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। यदि चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया जाए तो यदि चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया जाए तो विद्युत क्षेत्र के कारण स्वतंत्र आवेश एक बल का अनुभव करेंगे तथा बल के प्रभाव में रेखीय गति करेंगे।
इस गति का कारण हम बताते हैं कि परिपथ में धारा बहती है यदि दिए गए अनुप्रस्थ काट में से t समय में यदि q आवेश गुजरता है तो यह माना गया कि प्रति सेकंड आवेश प्रवाह की मात्रा धारा है अर्थात परिपथ में धारा I बराबर Q अपॉन T, समीकरण नंबर 1, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं I बराबर dQ अपॉन dt। I बराबर dQ अपॉन dt। समीकरण नंबर 2, यहाँ तक सभी विद्यार्थी एक साथ नोट करें। अब हम धारा और धारा से धारा घनत्व और सांतत्य समीकरण इस प्रकार हम पहुंचेंगे। देखिए, हम जानते हैं किसी भी चालक में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। यदि चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया जाए तो विद्युत क्षेत्र के कारण स्वतंत्र आवेश एक बल का अनुभव करेंगे तथा बल के प्रभाव में रेखीय गति करेंगे। ऐसा हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाएंगे। इस गति का कारण हम ये बताते हैं या कहते हैं कि परिपथ में धारा बहती है। यदि दिए गए अनुप्रस्थ काट में से t समय में यदि q आवेश गुजरता है तो यह माना गया कि प्रति सेकंड आवेश प्रवाह की मात्रा धारा है, अर्थात परिपथ में धारा I बराबर Q अपॉन T या I बराबर dQ अपॉन dt, समीकरण नंबर 2। तथा हम ये भी जानते हैं कि परिपथ में धारा धन तथा ऋण दोनों आवेशों के कारण हो सकती है। परिपथ में धारा उसी प्रकार का लक्षण है जैसे किसी द्रव्यमान किसी वस्तु का, द्रव्यमान किसी वस्तु का कैसा गुण है वैसा ही परिपथ में धारा गुण है। अर्थात धारा एक स्थूल राशि है और हम जानते हैं कि सभी स्थूल राशि सूक्ष्म राशियों से मिलकर बनी होती है। धारा की सूक्ष्म राशि क्या है? धारा घनत्व है। छोटे प्रश्न के लिए आप अलग से प्रश्न नोट कर सकते हैं। यह एक सदिश राशि है, धारा घनत्व की बात कर रहे हैं हम, तथा यह चालक में स्थित किसी एक विशिष्ट बिंदु का लक्षण है। संपूर्ण चालक से इसका कोई संबंध नहीं है, हम धारा घनत्व की बात कर रहे हैं। गणितीय रूप से इकाई क्षेत्रफल में तल के लंबवत प्रवाहित धारा धारा घनत्व कहलाती है, अर्थात J बराबर DI अपॉन DS होता है। ये हम पूर्व की कक्षा 12 में अध्ययन करके आए हैं। इसके बाद आगे से नोट करना प्रारंभ करें।
आगे आइए, नोट करें परिपथ में धारा धन तथा ऋण दोनों आवेशों के कारण हो सकती है। परिपथ में धारा उसी प्रकार का लक्षण है जैसे द्रव्यमान किसी वस्तु का अर्थात यह एक स्थूल राशि है कौन सी है स्थूल राशि? धारा। सभी स्थूल राशि सूक्ष्म राशियों से मिलकर बनी होती है। सभी स्थूल राशियां या राशि सूक्ष्म राशियों से मिलकर बनी होती है। धारा की सूक्ष्म राशि धारा घनत्व है। यह एक सदिश राशि है तथा यह चालक में स्थित एक विशिष्ट बिंदु का लक्षण है। संपूर्ण चालक से इसका कोई संबंध नहीं है। गणितीय रूप से इकाई क्षेत्रफल में इकाई क्षेत्रफल में तल के लंबवत प्रवाहित धारा घनत्व कहलाती है। अर्थात धारा घनत्व की परिभाषा हम गणितीय रूप में लिखेंगे, अर्थात वेक्टर J बराबर DI बटा DS। S यानी एरिया क्षेत्रफल, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं
डी आई बराबर वेक्टर जे डॉट वेक्टर डी एस, या आई का मान कैसे आ जाएगा, इंटीग्रल कर दीजिए, इंटीग्रल वेक्टर जे डॉट वेक्टर डी एस। इक्वेशन नंबर 3 यहाँ तक नोट करें। एक बार ध्यान दें, परिपथ में धारा धन तथा ऋण दोनों आवेशों के कारण हो सकती है। परिपथ में धारा उसी प्रकार का लक्षण है जैसे द्रव्यमान किसी वस्तु का, अर्थात यह एक स्थूल राशि है और सभी स्थूल राशि सूक्ष्म राशियों से मिलकर बनी होती है। धारा की सूक्ष्म राशि धारा घनत्व है। यह एक सदिश राशि है। मैं एक महत्वपूर्ण बिंदु आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, धारा अदिश राशि है जबकि धारा घनत्व सदिश राशि है। इसे आप महत्वपूर्ण बिंदु के लिए अलग से नोट करके रखें। छोटे प्रश्नों के लिए धारा अदिश राशि होगी और धारा घनत्व सदिश राशि होगी। तथा यह चालक में स्थित एक विशिष्ट बिंदु का लक्षण है। संपूर्ण चालक से इसका कोई संबंध नहीं है, हम धारा घनत्व की बात कर रहे हैं। गणितीय रूप से इकाई क्षेत्रफल में तल के लंबवत प्रवाहित धारा धारा घनत्व कहलाती है, अर्थात J बराबर डी आई अपॉन डी एस। आप इसमें भी देख सकते हैं, J पर वेक्टर लगा है, डी आई पर वेक्टर नहीं है, डी एस पर वेक्टर है। डी एस क्षेत्रफल सदिश को रिप्रेजेंट कर रहा है, J धारा घनत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसे पक्षांतरण करके हम डी आई का मान निकाल सकते हैं, डी आई बराबर जे डॉट डी एस, और दोनों ओर इंटीग्रल करने पर हमें आई का मान प्राप्त होगा विद्युत धारा का, इंटीग्रल जे डॉट डी एस। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। हम ये भी जानते हैं कि किसी परिपथ में कुल प्रवाहित धारा शून्य हो तो हम जानते हैं आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार कुल प्रवाहित आवेश भी शून्य होना चाहिए। अगर हम ये कह दें कि कोई परिपथ है और इस परिपथ में धारा शून्य है, तो आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है कि कुल प्रवाहित आवेश भी शून्य होना चाहिए। अर्थात आई का मान 0 होगा तो इंटीग्रल जे डॉट डी एस का मान भी 0 होगा, और इंटीग्रल जे डॉट डी एस को हम डाइवर्जेंस जे भी लिख सकते हैं। अर्थात यदि धारा घनत्व का डाइवर्जेंस शून्य है तो आवेश संरक्षित रहता है। ये महत्वपूर्ण है, इसे हम नोट करेंगे। आगे नोट करें, हम जानते हैं, समीकरण 3 के बाद आगे से नोट करें, हम जानते हैं यदि किसी परिपथ में कुल प्रवाहित धारा शून्य हो तो हम जानते हैं आवेश संरक्षण के अनुसार
कुल प्रवाहित आवेश भी शून्य होना चाहिए। अर्थात उसमें आई के स्थान पर 0 रख दीजिए, आई बराबर 0 इंटीग्रल z.ds, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं डाइवर्जेंस j इजिकल टू 0। समीकरण नंबर 4। अर्थात यदि धारा घनत्व का डाइवर्जेंस, इसे कहते हैं डाइवर्जेंस, अर्थात यदि धारा घनत्व का डाइवर्जेंस शून्य हो तो आवेश संरक्षित रहता है। समीकरण नंबर 4 है वो अपरिवर्तित धारा के लिए सातत्य का समीकरण भी कहलाता है। समीकरण नंबर 4 है अपरिवर्तित धारा के लिए सातत्य समीकरण भी कहलाता है। यदि परिपथ में, हमने अपरिवर्तित के लिए लिख दिया, परिवर्तित धारा के लिए भी निकालेंगे। यदि परिपथ में विद्युत क्षेत्र समय के साथ परिवर्तित हो रहा हो तो यदि परिपथ में विद्युत क्षेत्र समय के साथ परिवर्तित हो रहा हो तो हम जानते हैं किसी आयतन विशेष से आवेश के घटने की दर वहां प्रवाहित धारा के बराबर होती है। नोट करें, समीकरण 4 एक महत्वपूर्ण समीकरण है। यदि धारा घनत्व का डाइवर्जेंस शून्य हो तो आवेश संरक्षित रहता है। समीकरण नंबर 4 अपरिवर्तित धारा के लिए सातत्यता का समीकरण भी कहलाता है, और परिवर्तित के लिए हम आगे ज्ञात करेंगे। यदि परिपथ में विद्युत क्षेत्र समय के साथ परिवर्तित हो रहा हो तो हम जानते हैं किसी आयतन विशेष से आवेश के घटने की दर वहाँ प्रवाहित धारा के बराबर होती है।
अर्थात सही रूप में हम इसे गणितीय रूप में भी इस प्रकार लिख सकते हैं, आगे भी नोट करें। यानी इस लाइन को हम गणितीय रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं वो हम लिख रहे हैं। यानी किसी आयतन विशेष से आवेश के घटने की दर वहाँ प्रवाहित विद्युत धारा के बराबर होती है। आवेश के घटने की दर समय के साथ हम माइनस dq/dt लिख सकते हैं। अर्थात जो हमने लिखा है उसको हम गणितीय रूप में ऐसे लिख सकते हैं, I बराबर माइनस dq/dt। समीकरण नंबर 5। हम जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, इंटीग्रल j.ds होता है और Q बराबर इंटीग्रल रो dV होता है किसी आयतन विशेष में आवेश की मात्रा। अतः इंटीग्रल j.ds का मान क्या होगा, यहाँ पर I की जगह हम j.ds लिख दें, इंटीग्रल j.ds और बराबर माइनस d/dt। इस Q के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, इंटीग्रल रो dV। सरल करें, इंटीग्रल j.ds बराबर ये माइनस d/dt को समाकलन के चिन्ह के अंदर मल्टीप्लाई करें, d/dt रो इंटू dV। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको दाएं पक्ष बाएं पक्ष में ला करके हम कॉमन लेकर के ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल और डाइवर्जेंस j। जो ही इसको डाइवर्जेंस में बदलेंगे पृष्ठ समाकलन आयतन समाकलन में बदल जाएगा। ये इस साइड में आएगा तो प्लस का हो जाएगा, d/dt इंटू dV बराबर 0। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि डाइवर्जेंस j प्लस d/dt बराबर 0। समीकरण नंबर 6। यह समीकरण नंबर 6 क्या है, परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के लिए सातत्यता का समीकरण है। आगे हम लिखेंगे, यही परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के लिए सातत्यता का समीकरण है। यह परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के लिए सातत्यता का समीकरण है। देखिए, सबसे पहले हमने जो ऊपर वाले पेज पे जो लाइन लिखी थी उसको हमने गणितीय रूप में लिखा है। जो ही हमने इसको गणितीय रूप में लिखा है हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई। और हम पहले से ही जानते हैं आई का ये सूत्र होता ही है, और आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा से हम जानते हैं आयतन आवेश घनत्व हम कक्षा 12 में पढ़कर आए हैं। आयतन आवेश घनत्व रो बराबर dq/dV और रो dV बराबर dq, दोनों ओर समाकलन कर देंगे तो q बराबर इंटीग्रल रो dV। ऐसा हम कक्षा 12 में पढ़कर आए हैं। आयतन आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व है। अतः इंटीग्रल j.ds का मान होगा माइनस d/dt इंटीग्रल रो dV, और इंटीग्रल j.ds बराबर माइनस d/dt को समाकलन के चिन्ह के अंदर मल्टीप्लाई करें और ये हो जाएगा डाइवर्जेंस j प्लस d/dt। ये पृष्ठीय समाकलन आयतन समाकलन में बदल जाएगा जो ही हम डाइवर्जेंस लगाएंगे। और अब ये समाकलन का चिन्ह है, इसको हम दाएं पक्ष में ले जाएं। ये हमारे पास इक्वेशन 6 है। ये परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के लिए सातत्यता का समीकरण है। इसके बाद हम अगला टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।